नमस्कार। आज है 2 मई शनिवार। आज दोपहर की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से दोबारा घमासान मच चुका है। खुद कमलनाथ ने सरकार गिराने का ठीकरा दिग्विजय सिंह पर फोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र में पीएम मोदी द्वारा शिवसेना को दिए गए बड़े गिफ्ट को लेकर के एनसीपी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। वहीं शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी के गठबंधन पर पुनर्विचार करने की तैयारियां शुरू कर दी है। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश निकाल दिए हैं। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ द्वारा जो अपराध करने वालों को लेकर के कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा गया है। और इस लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से जमातियों ने इसका उल्लंघन किया, इसके अलावा मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने को लेकर के इसका उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े एक्शन लिए हैं। इनको कड़ी चेतावनी तक दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दरिंदे टाइप के लोग, या बोल सकते हैं कि जो देशद्रोही लोग हैं, वो जिस तरह से मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने जा रहे हैं। फिलहाल रमजान का महीना है, वो चल रहा है, मुसलमानों के लिए पाक पवित्र महीना है, लेकिन लॉकडाउन के चलते देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की जनता से स्पष्ट अपील की है कि वो अपने घर में रह करके नमाज पढ़े। लेकिन आज यूपी के रामपुर में मस्जिद में नमाज पढ़ने गए दो गुटों में आपसी भिड़ंत हो गई। उसके बाद वहां पर पथराव होना शुरू हो गया, गोली तक चली है। यानी कि यूपी के अंदर जनता अच्छी तरह से समझती है, जानती है कि योगी आदित्यनाथ बड़ा एक्शन इन पर लेंगे, अपराध करने वालों के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी कुछ लोग इसे नजरअंदाज करके मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब इसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। आज जो रामपुर की घटना सामने आई है, उसको लेकर के भी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े जो निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश कांग्रेस में खुद की पेट बनाए रखने के लिए कमलनाथ ने अब सरकार गिराने का आरोप है वो एक तरह से दिग्गी राजा के सिर फोड़ना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, कमलनाथ सरकार गिरने के बाद पहली बार जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं उनकी तरफ से बयान आया है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला है कि मैं जो एक तरह से भरोसे रह गया दिग्विजय सिंह के, यानी कि एक तरह से कमलनाथ ने सरकार गिराने का राज खोलते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह ने झूठा भरोसा दिलाया था कि उनके कोई भी विधायक कमलनाथ को छोड़कर नहीं जाएंगे। हो सकता है कि सिंधिया चले जाएं, क्योंकि वो जब से लोकसभा का चुनाव हारे हैं उसके बाद जुलाई से ही वो बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं वो कमलनाथ को छोड़कर नहीं जाएंगे। इस तरह का झूठा भरोसा दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को दिलाया था, और उसके चलते ही कमलनाथ ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने मार खा ली। यानी कि एक तरह से माना जा सकता है कि सिंधिया अकेले ही बीजेपी के जा सकते हैं। इस तरह का भरोसा दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को दिलाया था। ऐसे में कमलनाथ एक तरह से मात खा गए, और अब राजनीति के गलियारों से खबर निकल रही है कि दिग्गी राजा ने जिस तरह से कमलनाथ को झूठा भरोसा दिलाया, उसके बाद सरकार गिरने के बाद अब फिलहाल जो मोदी सरकार की तारीफों के पुल दिग्विजय सिंह बांध रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि सोची समझी चाल थी दिग्गी राजा की, कमलनाथ सरकार गिराने की, और अब मोदी सरकार को जिस तरह से खुश करने के लिए जो दिग्गी राजा की तरफ से तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के पुल बांधे जा रहे हैं, मोदी सरकार के दोबारा उठाए गए कड़े कदमों को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के भी काफी तारीफ दिग्गी राजा कर रहे हैं। ऐसे में राजनीति के गलियारों से खबर निकल कर आ रही है कि दिग्विजय सिंह के ये बगावती सुर हो सकते हैं। और वैसे भी कांग्रेस ने एक तरह से दिग्गी राजा की राज्यसभा सीट को लेकर के बड़ा कदम उठा लिया है। फूल सिंह बरैया को मध्य प्रदेश कांग्रेस में पहली वरीयता का नेता चुनने की बात भी सामने आ रही है, और जो ये दिग्गी राजा हैं इनको कांग्रेस ने दूसरी वरीयता का नेता बना दिया है। ऐसे में स्पष्ट है कि राज्यसभा सीट के लिए फूल सिंह बरैया को जिता करके भेजा जाएगा। एक ही सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ लगने वाली है, और वो भी फूल सिंह बरैया की झोली में कांग्रेस ने डाल दी है। ऐसे में दिग्विजय सिंह की बगावती शुरू होने की
बात अब सामने आनी शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर के बगावत करने की सुगबुगाहट है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस में शुरू हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो दिल्ली के कापसेड़ा इलाके में एक ही मकान में 41 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सरकार बोल रही है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घर के सामने लक्ष्मण रेखा खींच लें और घर से बाहर ना निकलें। ये कोरोना वायरस संक्रमण हो रहा है जिसकी वजह से आपको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अब दिल्ली के एक ही घर के अंदर कापसेड़ा इलाके के अंदर ये जो 41 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पुलवामा में 3 से 4 जिहादियों को घेरने पर सुरक्षा बलों पर वहां के स्थानीय लोगों ने पथराव करना शुरू कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से इन 3 से 4 जिहादियों के वहां छिपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। अब वहां पर ऑपरेशन जारी है सेना का, और इसी ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोग जो इन जिहादियों के समर्थक हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों को पत्थरबाजों से भी निपटना है और इन जिहादियों से भी निपटना है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में जिहादियों का काम तमाम करने के लिए सेना ने अपना ऑपरेशन अभी भी जारी कर रखा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, किम जोंग उन के बारे में पिछले दिनों से मीडिया के अंदर कई तरह की खबरें चल रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन मारा जा चुका है। लेकिन 1 मई को नॉर्थ कोरिया की एक फर्टिलाइजर कंपनी का उद्घाटन करते हुए इस नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खुलासा अब इसके स्वास्थ्य को लेकर के हो चुका है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और जिंदा है, और जो अब तक मीडिया पर खबरें चल रही थी इस तानाशाह के मरने की वो बिल्कुल झूठी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पालघर केस में गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ 20 आरोपी हिरासत में थे। उनको अब जो 19 बच गए, एक तो पॉजिटिव है, उनको अब क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। और इसके अलावा इन 20 आरोपियों के संपर्क में जो पुलिस वाले आए हैं उन पुलिस वालों की जांच है वो की जाएगी। बताया जा रहा है कि वारणा पुलिस स्टेशन में इन सभी आरोपियों को रखा गया था। अब इनको 19 को एक तरह से क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है और एक की पॉजिटिव के चलते ट्रीटमेंट जारी है। यानी कि कहा जा सकता है कि पालघर मामले को लेकर के उद्धव सरकार तो कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है, लेकिन भगवान देख रहा है, इसलिए इन आरोपियों के अंदर इस कोरोना वायरस संक्रमण को फैलाकर इनको एक तरह से कड़ी सजा देने का निर्णय ऊपर वाला जरूर ले चुका है। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने जिस तरह से पालघर मामले को लेकर के एनसीपी कांग्रेस के दबाव में आकर के जो एक तरह से सीबीआई को जांच नहीं सौंपी गई है, इसके अलावा कोई कड़ी पूछताछ नहीं हो रही है, कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ 110 लोगों के लगभग गिरफ्तार होने की खबर आई है और बताया जा रहा है कि 5 और कर लिए गए हैं। अभी 115 लोगों को गिरफ्तार होने की बातें हैं वो चल रही है। लेकिन पीएम मोदी ने जो उद्धव ठाकरे को गिफ्ट दिया है वो भी एक सोचा समझा गिफ्ट है, उसको लेकर के मैं आगे चर्चा करूंगा कि किस तरह से पालघर मोबिलिचिंग मामले को लेकर के अब बीजेपी उद्धव ठाकरे के सरकार के बीच में दखलंदाजी देने वाली है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही कि इस पालघर मामले को लेकर के अब उन आरोपियों में से एक आरोपी पॉजिटिव है वो पाया गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मौलाना साद के 125 बैंक खातों पर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए मौलाना साद के 125 एक्टिव अकाउंटों का खुलासा किया है। इसके मौलाना साद के 3 बेटे और एक भांजा जो इन सभी जो 125 अकाउंट है इनको ऑपरेट करते थे, जो इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए जो इसका पैसा आता था कई खातों के अंदर, उनको भी यही ऑपरेट करते थे। और जो बड़ी राशि आती थी विदेशों से उसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का काम ये लोग करते थे। यानी कि एक तरह से मौलाना साद को लेकर के अब दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, ईडी, सीबीआई सहित सभी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कड़ी तरह से जो शिकंजा है वो कस चुकी है। लेकिन अभी भी मौलाना साद गिरफ्तार नहीं हुआ है, मौलाना साद अपने बिल में छुपा हुआ है, अभी भी फरार चल रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मातोश्री के बाहर तैनात 3 पुलिसकर्मी हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मातोश्री जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का घर है
वहां पर अब 3 जो पुलिस वाले सुरक्षा में जुटे हुए थे, सुरक्षा के तहत इन लोगों में अब कोरोना वायरस है वो पाया गया है। ऐसे में मातोश्री को एक तरह से सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। इन तीनों पुलिस वालों को जो क्वारंटाइन सेंटर में भेज करके इनका ट्रीटमेंट है वो चला दिया गया है। मातोश्री तक अब कोरोना वायरस पहुंच चुका है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो 21 मई को महाराष्ट्र की 9 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना निश्चित हो गया है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें हैं वो घोषित कर दी है। 21 मई को चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी की तरफ से शिवसेना को एक बड़ा गिफ्ट दे दिया गया है। जिस तरह से राज्यपाल जो उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता नहीं दे सकते थे, कुछ कानूनी पेच फंसे हुए थे। 6 जून 2020 को इन एमएलसी सीटों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा था और 1 साल से कम जहां पर कार्यकाल हो वहां पर राज्यपाल किसी को एमएलसी सदस्यता नहीं दे सकते हैं। ऐसे में कुछ कानूनी पेच फंसे हुए थे जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को एमएलसी सदस्यता राज्यपाल कोटे से नहीं मिली थी। लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग को लेटर लिख करके चुनाव करवाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिफारिश हुई। उसके बाद दिल्ली बैठक के अंदर जो चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए 21 मई को महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव करवाने का फैसला है वो ले लिया है। ऐसे में यदि उद्धव ठाकरे एमएलसी की सीट जीतते हैं तो उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी बची रहेगी। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों से अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना को इंप्रेस करने और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर पुनर्विचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से शिवसेना को ये बड़ा गिफ्ट दिया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी को लेकर के एनसीपी और कांग्रेस ने जिस तरह से रणनीति तैयार की थी कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद केयर टेकर के रूप में एनसीपी या कांग्रेस का कोई जो सदस्य है वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। हालांकि इस महाविकास अघाड़ी की सत्ता में सबसे पुराने खिलाड़ी हैं शरद पवार। वो जानते थे कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे को 6 महीने के अंदर एमएलसी सदस्यता नहीं मिलती है तो उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और जो सीटें खाली हो रही थी उसको लेकर के, जो 9 सीटें खाली हुई है 24 अप्रैल को जहां चुनाव था, उसको लेकर के भी शरद पवार जानते थे। उसके बावजूद भी जनवरी में होने वाले चुनावों को लेकर के उद्धव ठाकरे का नाम सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि ये एक कांग्रेस और एनसीपी की रणनीति थी। ऊपर से अब राज्यपाल से मांग करने के लिए सोनिया गांधी और शरद पवार की तरफ से एक भी लेटर, यानी कि एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से एक भी लेटर राज्यपाल को नहीं लिखा गया जिसमें ये बताया गया हो या मांग की गई हो कि उद्धव ठाकरे को एमएलसी सदस्यता दे दी जाए। लेकिन अब इसको लेकर के शिवसेना को भनक लग चुकी है और संजय राउत पहले से ही कांग्रेस पर तंज भी कस चुके हैं। इसके अलावा शिवसेना ने पीएम मोदी से संपर्क किया इस धर्म संकट में बढ़ने के बाद, और इस धर्म संकट के बीच में पीएम मोदी ने बहुत ज्यादा हेल्प शिवसेना की और बताया जा रहा है कि ये जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उद्धव ठाकरे की और पीएम मोदी सहित बीजेपी ने जो बड़ा गिफ्ट उद्धव ठाकरे को चुनाव करवाने का दिया है इस लॉकडाउन के दौरान भी, ये माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। यानी कि शिवसेना अब एनसीपी और कांग्रेस के साथ पार्टनरशिप में बड़ा पुनर्विचार कर सकती है और हो सकता है कि आने वाले समय में बड़ा फेरबदल भी किया जा सकता है। और कुछ राजनीतिक ज्ञाताओं का मानना है कि पालघर मामले को लेकर के, पालघर मामले में बीजेपी दखलंदाजी दे, इसलिए ये एक तरह से उद्धव ठाकरे को सीएम कुर्सी सौंपी गई है। यानी कि सीबीआई को इसकी जांच सौंपने को लेकर के अब पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी है। इस तरह की बातें भी राजनीति के गलियारों से निकलना शुरू हो चुकी है। पहले एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में आकर के उद्धव ठाकरे इसकी जांच नहीं करवा रहे थे, यानी कि सीआईडी को इसकी जांच सौंपी हुई थी। लेकिन सीबीआई को जांच सौंपने से जो वहां के जो ईसाई मिशनरी के लोग हैं, इस काश्तकारी संगठन के लोग हैं, और जो ये धर्म रूपांतरण का जो मामला था इसको लेकर के बड़े खुलासे होने हैं। लेकिन इन सबको लेकर के उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में चल रहे थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि बीजेपी ने जो ये पालघर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की हाँ भरने के बाद शिवसेना को
ये एक तरह से चुनाव करवाने का जो बड़ा फैसला है वो दिया गया है, बड़ा गिफ्ट दिया गया है। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि एनसीपी कांग्रेस दोनों ही पार्टनरों पर अब शिवसेना पुनर्विचार कर सकती है और वहीं पालघर मामले को लेकर के अब उद्धव ठाकरे सीबीआई को जांच भी सौंप सकते हैं। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि पालघर मामले पर अब एनसीपी कांग्रेस पर सवाल उठने शुरू होंगे और जिस तरह से एनसीपी कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे उसको लेकर के भी अब बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार है, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।